हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी प्रीलिम्स फोकस्ड कंटेंट बिल्डिंग के अंदर आज हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट और नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। दीज आर लाइक सम नेग्लेक्टेड टॉपिक्स। इकोनॉमी के अंदर ज्यादा ध्यान देते नहीं है कि एनआरआई किस तरीके से रुपए डिपॉजिट कराते हैं until unless you are NRI or somebody in your family is NRI. These are some accounts which are like pretty unknown to the ordinary like citizens, particularly citizens. तो ऐसे में मतलब बहुत आई विल बी ऑनेस्ट, बहुत लंबे टाइम तक इवन आई इग्नोर्ड देम, मुझे पता भी नहीं था, बट व्हेन आई रेड देम आई रियलाइज्ड कि दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स। तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीधे शब्दों में समझेंगे क्या है और कौन से रुपए या कौन सी करेंसी में पैसा जमा होता है और कैसे जमा होता है। जो भी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है वो सारा डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने बैंक रेट, रेपो रेट, एमसीएलआर या रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था तो उसमें आई प्रॉमिस्ड यू कि हम अगले लेक्चर के अंदर 2 क्वेश्चन रखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ द सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से ऐसे हैं पोटेंशियल इम्पैक्ट होंगे अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करने का डिसीजन लेती है। तो उससे क्या होगा? आरबीआई, याद है आपको पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रही है, परचेज कर रही है, तो उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर वो बेचती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रही है, का मतलब है कि कोई तो उसको खरीदेगा, मतलब है कि कोई तो पैसे देगा, मतलब मार्केट से पैसे निकल के आरबीआई के पास आएंगे। थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है, बाकी इसका क्वेश्चन का ऑप्शन है इंक्रीज इन द लिक्विडिटी इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? 1, B, बोथ या फिर नन ऑफ देम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि अगर बैंक रेट में इंक्रीज होता है, इट जनरली इंडिकेट कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फॉल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्या रीजन है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आपको बैंक रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ क्वेश्चन। तो ऐसे में क्या ऑप्शन है हमारे पास कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, कि फॉल हो जाएगा। सेकंड है सेंट्रल बैंक नो लॉन्गर जो कमर्शियल बैंक है उसको लोन नहीं दे रहा है। ओके, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, ये तो आपको पता होगा कि ओके, मैं नहीं बताऊंगी। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी और इट इज फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी। अभी इजी और टाइट मनी क्या है? देखो, मम्मी क्या है, खुले हाथ से पैसे देती है तो हमारे पास ज्यादा पैसे रहते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं। यहाँ पे आरबीआई को मम्मी समझ लो कि खुले हाथ से अगर पैसे दे रहा है तो इजी मनी पॉलिसी है कि जाओ बेटा खर्च करो मार्केट के अंदर। बैंक को बोल दिया है कि जाओ मॉनेटरी पॉलिसी इजी करके रखिए, खर्च करो तुम। टाइट का मतलब क्या है? मम्मी ने हाथ टाइट करके रखा है कि नहीं, इससे ज्यादा खर्च नहीं करना है। तो क्या होगा कि लिक्विडिटी नहीं रहेगी, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं रहेंगे खर्च करने के लिए। सिमिलरली आरबीआई क्या होता है? हाथ टाइट कर देता है, वो थोड़ा कंट्रोल कर देता है, रेट इंक्रीज कर देगा या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको सेल कर देगा। तो इससे मार्केट में मनी का ज्यादा फ्लो नहीं रहता है। तो ये होती है इजी एंड टाइट मनी पॉलिसी। दोनों के क्या आंसर्स हैं? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप में से किसी को रीजन भी पता है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाए। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। मान लीजिए कि एक मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स जो हैं वो पहले इंडिया में रहते थे लेकिन अभी वो बाहर जाके शिफ्ट हो गए। मान लीजिए कि मोस्टली जो है कनाडा के अंदर शिफ्ट हो गए, कनाडा में वहां पे उन्होंने अपना बिजनेस खोल लिया है और ये यहाँ पे एनआरआई बन गए हैं। अब यहाँ पे इनका कंसल्टेंसी चल रहा है, बढ़िया सर्विस चल रहा है। तो इनको क्या है कि अपना, और इनको जो पैसे हैं हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनको डॉलर में पैसे मिल रहे हैं। तो ये जो डॉलर में पैसे मिल रहे हैं इनको क्या है? बचाने, सेव करने। तो इन्होंने एक फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट खुला लिया। इसके अंदर इन्होंने ये जो FCNR होता है, NA होता है, ये सेविंग अकाउंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जब चाहे मन करा निकाल लिया, जब चाहे डिपॉजिट कर दिया। ये फिक्स्ड अकाउंट होता है, ये टर्म डिपॉजिट होता है। तो इन्होंने यहाँ पे 5 साल, 7 साल, 10 साल की मेच्योरिटी पीरियड के हिसाब से खुलवा लिया। अब क्योंकि ये जो मिस्टर एक्स है ये अर्न भी डॉलर के अंदर कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है डॉलर ही यहाँ पे इसमें जमा कराएंगे। तो इन्होंने अपने अकाउंट के अंदर डॉलर में जमा करवा दिया। तो ये क्या होता है कि FCNR डिपॉजिट के अंदर कोई भी जो करेंसी परमिटेड है, और परमिटेड करेंसी कौन सी होती है? ऐसी करेंसी जो फ्रीली कन्वर्टेबल है या जो पॉपुलर डिमांड के अंदर भी होती है उसको बोलते हैं परमिटेड करेंसी। क्या फ्रीली
कहीं पे जाके उसको एक्सचेंज करवा लो, ज्यादा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है नहीं। और इसमें ये फुली रिपार्टिएबल होता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए इन अंकल ने $5000 जो है वो जमा करवाए हैं, तो $5000 इनको कभी भी निकलवाने तो फ्रीली निकलवा सकते हैं ये। इस पे कोई भी मतलब ऐसा नहीं, रेगुलेशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये इनके पैसे हैं, इन्होंने जमा करवाए हैं, ठीक है। तो फुली रिपार्टेबल होता है ये। और दूसरा, क्योंकि इन्होंने दूसरी कंट्री में जाके अर्न करे हैं, तो वहां पे ये फुली रिपार्टेबली में कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन आता ही नहीं है। अच्छा, इसमें क्या एक दिक्कत आती है, इसमें एक करेंसी रिस्क होता है। तो इसमें ना पहले FCRN-A टाइप का अकाउंट हुआ करता था, जिसके अंदर जो करेंसी का रिस्क है वो RBI के ऊपर होता था। करेंसी का रिस्क कैसे होता है समझो इसको। मिस्टर एक्स ने क्या करा कि यहाँ पे $10 मानते हैं हम लोग ना, कि $10 रुपए जो है वो अपने अकाउंट के अंदर इन्होंने जमा करा दिए। और उस वक्त पे डॉलर का रेट चल रहा था कि $1 जो है वो हमारी 50 रुपए की है। तो $10 कितनी हो गई हमारी, 500 रुपए की हो गई, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो इन्होंने 500 रुपए जमा कराए। अब 5 साल बाद इनको निकलवानी है। 5 साल बाद जो डॉलर की रेट है वो हो गई है 70 रुपए, ठीक है। रुपए की वैल्यू गिर गई मान लो। तो ये जो 70 हो गई है, इसका मतलब है अभी कितना हो गया, 700 रुपए हो गया इनके अकाउंट में। तो ये जो 200 रुपए इंक्रीज हुए हैं, इसका रिस्क कौन बेयर करेगा? इसका रिस्क पहले FCNR के अंदर A टाइप के अंदर RBI बेयर करता था, तो उसके बाद में रूल रेगुलेशन चेंज कर दिया है। तो ये इसका करेंसी रिस्क का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो ये जनरली 1975 के अंदर ये जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट जो है ये खोलना स्टार्ट करे थे A टाइप, ताकि जो NRI डिपॉजिट्स हैं वो इंक्रीज हो। उसके तब उस वक्त में RBI जो है वो एक्सचेंज रेट में अगर कोई भी कम ज्यादा होता है तो वो उसको गारंटी देता था कि भाई तेरा जितना भी ऊपर नीचे एक्सचेंज रेट होगा मैं उसको फुलफिल कर दूंगा। उसके बाद में 1993 के अंदर RBI ने जो FCNR-B लेके आ गए, FCNR-A जिसके अंदर RBI रिस्क वेयर करता था, उसको रिप्लेस कर दिया है कि अभी हम आपको कोई एक्सचेंज रेट गारंटी नहीं देंगे। रुपया बढ़ा तो आपका, रुपया घटा तो आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला। अच्छा, इसके अंदर अपने को FCNR के अंदर ध्यान रखने वाली चीज क्या है, ये टर्म डिपॉजिट है। ये आप इसे कौन सी भी करेंसी के अंदर ले सकते हो, कौन सी करेंसी में डिपॉजिट करा के कौन सी भी करेंसी के अंदर आप इनकैश करवा सकते हो इसको। और इसमें जो रिस्क है अभी वो RBI बेयर नहीं करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है हमारा नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट जो है ये रुपी डिनोमिनेटेड होता है। कंप्लीट सिक्योरिटी मिलती है इसके अंदर। ये सेविंग, करंट, रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें करेंसी का जो मामला होता है वो पूरा डिपॉजिटर का होता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मिस्टर एक्स का जो वहां पे अपनी इनकम हो रही है उनकी कंसल्टेंसी से, उन्होंने एक NRE अकाउंट खुलवा लिया। NRE में देखो, ये आप बोलोगे कि वो जो है वो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट भी खुला सकते थे, बात सही है, लेकिन वो क्या है, वो फिक्स्ड अकाउंट है, वो करंट अकाउंट नहीं है। तो इनको एक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट चाहिए था, तो इन्होंने NRE अकाउंट खुलवा लिया। अब NRE अकाउंट के अंदर क्या है कि ये डॉलर के अंदर पैसे डालेंगे, लेकिन जो इसके अंदर रुपया दिखाई देगा वो रुपए के अंदर दिखाई देगा। तो ये रुपए डिनोमिनेटेड होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है कि आपने डाला पैसा, एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग वो एक्सचेंज होके आपके अकाउंट में जो पैसा गिरा वो रुपए के अंदर जाएगा। और ये भी फुली रिपार्टेबल होता है। क्यों फुली रिपार्टेबल होता है? क्योंकि ये आपकी ही कमाई है, आपने दूसरी कंट्री में जाके जो कमाई करी है वो आपकी कमाई है, तो आप पूरा का पूरा पैसा कभी भी ले सकते हो। और इसमें जो करेंसी रिस्क है, मान लो कि कल को इनको निकलवाना है, तो मान लो करेंसी इंक्रीज हो गई या फॉल हो गई, तो उसकी जितनी भी रिस्क है वो डिपॉजिटर के ऊपर होती है। तो ये हो गया नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये वो अकाउंट है, मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है, इन्होंने कनाडा जाने से पहले अपना जो घर था उसको किराए पे दे दिया। अभी 50,000 रुपए की इनकी मंथली रेंट इनकम आती है। तो ये जो घर में इंडिया के अंदर अगर किसी तरह का, मान लो कि उन्होंने कोई शेयर खरीद के रखे थे, तो शेयर से जो डिविडेंड मिल रहा है, या मान लीजिए कि उनकी पेंशन आ रही है, रेंट आ रहा है, कुछ भी जो इंडिया के अंदर उनकी इनकम आ रही है, उसके लिए उन्होंने एक नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट खुलाया कि भाई जाहिर सी बात है, वो जिसको मिस्टर खन्ना को जो हमने किराए पे दिया है, मिस्टर खन्ना हमारे NRO अकाउंट के अंदर पैसे डलवा देते हैं। तो ये पैसे डलवा दिए। अभी जो है वो मिस्टर खन्ना इंडियन रुपी में, फॉरेन करेंसी में कैसे भी डलवा सकते हैं, लेकिन इससे जो विड्रॉल होगा वो सिर्फ इंडियन करेंसी के अंदर होगा, और जो NRO है वो इंडियन करेंसी के अंदर ही रखा जाएगा, और वो फ्रीली रिपार्टेबल नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी इंडिया की जो इनकम है वो आ रही है बहुत, ये नहीं तो देखो ये ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कोई झूठ मूठ बोल के बहुत सारे रुपए जो है वो फॉरेन एक्सचेंज से
वो इस अकाउंट के थ्रू क्या है कि फॉरेन लेके चले जाएं। तो ये है कि अगर आपकी इंडिया में इनकम है तो आप $12,000 या इतना पर्टिकुलर डॉलर जो है इतना ही फ्रीली रिपार्टेबल कर सकते हो। कंप्लीट जो आपका पैसा है वो फ्रीली रिपार्टेबल का मतलब क्या होगा कि आप पूरा का पूरा पैसा अब्रॉड ऐसे ही फ्री में नहीं ले जा सकते हो, और इसमें कोई करेंसी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, किसी तरह का करेंसी रिस्क नहीं होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अकाउंट है, मतलब ऑलमोस्ट सारे जितने भी एनआरआईज होते हैं वो इस अकाउंट को रखते हैं यहाँ पे, एंड ओनली इंडियन करेंसी इसमें से विड्रॉ हो सकती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो ये था हमारा एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट, एनसीआरएन अकाउंट, ये सारे के सारे अकाउंट हो गए हमारे। टैक्सेस कैसे लगते हैं? एनआरई अकाउंट या एफसीएनआर अकाउंट जो है वो टैक्स फ्री है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि ये मिस्टर एक्स की कनाडा में हुई इनकम से उन्होंने अकाउंट बनाए हैं, इंडिया की किसी इनकम पे नहीं है। लेकिन एनआरओ की जो इनकम है उस पे 30% का टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि एनआरओ में जो इनकम है वो भाई इंडिया में जनरेट हुई है ना, तो उसका टैक्स इंडिया में लगेगा। एनआरई और एफसीएनआरई का टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा, लेकिन उसका टैक्स कनाडा में लग सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि हमारी कंट्री इंडिया जो है वो बाकी बहुत सारी कंट्रीज के साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करती है। जैसे मान लो कि मिस्टर एक्स को ऐसा नहीं हो कि इंडिया में भी टैक्स देना पड़ रहा है एनआरओ का, उसके बाद जब भी कनाडा में अपना कन्वर्ट करेंगे तो उनको कनाडा में भी टैक्स देना पड़े। तो ये डबल इंडिया में कनाडा में दोनों जगह में टैक्सेस देने से ना हो इनका नुकसान, तो इसलिए DTAA होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ताकि आप किसी एक जगह पे आप चूज कर लो आपकी कौन सी कंट्री में देना है, आप वहां पे से टैक्स दे सकते हो। और जहां पे आपको लोअर है, मान लो कनाडा के अंदर 20% होगा तो 20% दे सकते हो। लेकिन ये तो मैं आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ, एनआरओ के अंदर इंडिया में टैक्स लगता है 30%, तो ये टैक्सेशन हो गया एनआरआई डिपॉजिट्स के अंदर। तो ये हो गया कि एनआरओ में क्या है, रुपया कैसे रहेगा, रुपी के अंदर। एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी डिनोमिनेटेड में क्या है कि आप डालोगे किसी और करेंसी में, रहेगा वो रुपी के अंदर। एफसीएनआर के अंदर कोई भी करेंसी में डाल सकते हो। तो ये हमारा पूरा है कि फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन, ये दोनों जो है ये करंट डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट्स हैं, एफसीएनआर जो है ये एफडी है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एनआरआईज के लिए। तो दिस वाज आवर 3 वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स। ध्यान रखना है कौन सा फिक्स है, कौन सा करंट है, किसमें रुपी है और किसमें बाकी करेंसी है, और कौन किसकी रिस्क बेयर करता है, ठीक है। सो दिस वाज इट। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं या आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ भी सकते हैं। मेरा नाम संतोष है। अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए, जब तक जरूरत ना है प्लीज घर से बाहर मत निकलिए, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।